देखो, पायलट को गुजर नेता मानना मूर्खता है। पायलट गुजर नेता नहीं है, पायलट कांग्रेस नेता है। इसके पिताजी थे राजेश पायलट जी, वो भी कभी गुजर समाज की मीटिंग में नहीं जाते थे। और जहाँ ये बोर्ड लग रहा है कि भाई गुजर समाज की मीटिंग, तो वहाँ कहते नहीं, इसको किसान की मीटिंग करो, तो मैं उन्हें तो अंदर नहीं जाते। पायलट साहब कहते अधूरा सपना यही है कि गुजर समाज संगठित हो, संस्कृत हो, पढ़ा लिखा हो, समृद्ध हो। तो उनको इतना ताना देते थे कि तेरा बाप तो वो शमशान में मुझे मिला, मेरा खाना छीन लिया, रोटी छीन ली। अब बताओ कहाँ मरा हुआ आदमी वापस आया, कहाँ खाना देना। और कहने का मतलब है कि भाई तुमने खाना नहीं किया इसलिए वो तो भूखे मर रहा। LLB की, और LLB करने के बाद राजनीति में तो भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने 15 साल अच्छी वकालत की, A1 वकील था। यानी मैं इतनी स्टडी करता, चाहे कोई पैसा दे या न दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनसे रूबरू होने आए हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 4 बार के विधायक, 3 बार के कैबिनेट मंत्री श्री कालूराम जी गुर्जर। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। तो सबसे पहले वैसे तो आपके परिचय के बारे में सबको पता ही है, पर आपके बारे में कुछ ऐसा बताइए जो दुनिया को नहीं पता। आप मतलब कहाँ से आए हैं, किस तरह से आप राजनीति में आए? देखिए, मेरी तो सारी बातें वैसे तो लगभग सबको पता ही है, ऐसा कोई छुपा हुआ राज तो है नहीं। लेकिन ये सही है कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, और वो भी करीब 10-15 घर का गांव है। गांव मतलब कहाँ पड़ता है? गांव का नाम है, वैसे गांव तो गुरला है, लेकिन उसका मजरा जो है गुरला गांव के पास में ही तो हमारा खेड़ा है। खेड़ा जो हमारे भाई बंधुओं का ही एक घर है। वहाँ मेरा वहाँ पर पैदा हुआ और वहीं से जन्मा, और वहीं से फिर मैंने पढ़ाई शुरू की थी। मतलब शुरुआती पढ़ाई आपकी गांव में ही हुई? नहीं, हमारे गांव में तो स्कूल भी नहीं थी। शुरुआत में हम एक प्राइवेट टीचर पढ़ाता था, उसके पास पढ़े 1-2 साल। फिर डायरेक्ट सेकेंड क्लास में गुरला गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ पढ़ा। और फिर वहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक स्कूल है गाडरमाला, वहाँ 6ठी 7वीं 8वीं 3 साल पढ़ते थे। रोजाना 6 किलोमीटर पैदल जाना और रोज 6 किलोमीटर वापस पढ़ के आना। उसका मतलब डेली था। खाली पढ़ाई के लिए इतना पैशन था? केवल पढ़ाई के लिए मेरी इंटरेस्ट था। घर वालों ने तो कहा कि पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं, पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ा और घर पे छोटा मोटा घर का काम भी करता रहा और पढ़ता भी रहा। वैसे आपने पढ़ाई मतलब कहाँ तक की? मैंने BA ऑनर्स किया, LLB की, वकालत शुरू की फिर। तो मतलब उस जमाने में आपने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की उस हिसाब से। तो राजस्थान के अंदर इस भीलवाड़ा जिले में पहला गुर्जर वकील था। मैं ही बना। पहले मतलब एडवोकेट थे पूरे गुर्जर समाज से? पूरा समाज का, जिले का पहला एडवोकेट। मतलब आपके परिवार ने, आपके जो मतलब माँ बाप थे, उन्होंने मतलब बहुत आपको ये किया कि भाई उस वक्त में भी आपको इतना पढ़ाया? बिल्कुल, माँ बापों ने पढ़ाया और हम पढ़े। तो जब आप सबसे निचले स्तर पर थे, तब आप कैसे उभरे? मतलब देखिए, मेरे कोई बैकग्राउंड हमारा राजनीतिक नहीं था। मेरे पिताजी खेती करते थे, हल चलाते थे, चढ़े चलाते थे, और मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ खेती का काम किया। और ऐसा काम जो शायद आज का कोई वो कर नहीं सकता। बैल ले जाना, चढ़स ले जाना, हल ले जाना, उनको जोत के खेती को, मतलब पढ़ाई के साथ खेती भी? हाँ, ये इसका भी पूरा अनुभव लिया, पूरा खेती का काम भी किया। और फिर मैं भीलवाड़ा जब पढ़ने आ गया था, यहाँ 11वीं में कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लिया था मैंने, प्री यूनिवर्सिटी चलती थी। तो फिर एक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं उनके संपर्क में आ गया। और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण से ही मेरे में कुछ आज अच्छा ही है, तो उसकी देन है। और उस स्वयंसेवक संघ के प्रचारक जो जिले के थे, वो मेरे से बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने मेरे को मार्गदर्शित किया कि आपको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना, समय समय पर। और मैंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा गुर्जर समाज का कोई व्यक्ति आज राजनीति में भी नहीं है, वकालत में भी नहीं है, तो आपको पढ़ना है, वकील बनना है। और
चाहे बीच में नौकरी आ भी जाए तो नहीं लगना, लेकिन मैंने उनके बैक एंड बिहाइंड उनको बिना पूछे एक नौकरी में फॉर्म भर दिया था। हाँ हाँ और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का मेरा नंबर भी आ गया था, लेकिन वो आए बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, मैंने मना किया तुमको वकील के अलावा कुछ बनना ही नहीं, हाँ हाँ तो नहीं जाओगे नौकरी ज्वाइन करना। नहीं गए, सही उनकी बात बात मानी, एडवोकेट बने और 75 से एडवोकेट रहा। 75 15 से साल वकालत की मैंने 90 में, फिर मैं मंत्री बन गया, उसके बाद वकालत बंद कर दी। वकालत बंद कर दी। मतलब पहले जो भी बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जो वकील थे, जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए, नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पहले जो वकालत में होता है वो जाके आगे। ज़्यादातर देखो क्रांतिकारी जितने देश के हुए वो ज़्यादातर वकील थे, और जो बड़े पदों पर गए राजनीति में भी वो भी एडवोकेट ज़्यादा थे, ज़्यादातर वही है। और तो मेरा तो ये था कि मुझे जो प्रेरणा दी, जिन्होंने कहा कि आपके समाज का वकील कोई नहीं इसलिए बनना है, तो मेरे वो धुन जच गई, मैंने कहा जरूर बनना ही है। पर वो जुनून ने आज आपको मतलब इस मुकाम पे उस पहुंचाया। जुनून ने आगे बढ़ाया, और फिर जब मैं एडवोकेट हो गया, अच्छी वकालत चलने लगी, तब उन्होंने कहा अब आप राजनीति में जा सकते हो। ओके, ये भी प्रेरणा उन्हीं की थी। राजनीति में आने हाँ, की। और राजनीति में मैं 90 में पहली बार जीता, और डायरेक्ट पहले मंत्री बना। शपथ ग्रहण विधायक की बाद में हुई, पहले मंत्री की हुई। तो जब आप आज सुबह उठे तो आपके मन में सबसे ऐसी पहली बात क्या है कि भाई आज मुझे ये करना है? देखो मेरी हमेशा सुबह उठते ही यही भावना रहती है कि एक तो मैं किसी व्यक्ति से जिससे मिलना जरूरी हो मैं मिलने जाऊं। टाइम शेड्यूल पहले से तय रहता है। हाँ, जैसे ये था कि भाई कोई ऐसा जब गमी हो गई, मर गया आदमी, तो उसके मैं बैठने जाता हूँ, चाहे भले दूर हो तो भी। ज़्यादा दूर हो तो फिर लेट जाते हैं ताकि शाम तक आते हैं। मतलब बैठने से याद आया कि 2008 में हमारे बड़े पिताजी का देहांत हुआ था, तब आप आए थे। तब मतलब हमारी और आपकी पहली मुलाकात थी, पर शायद आपको याद नहीं मगर मुझे याद है। देखिए मेरा ठिकरे खेड़ा में आए थे आप। बैठने का क्रम हमेशा रहा। मैं जब वकील था तब भी मैं जाता था, और फिर मंत्री रहा, एमएलए रहा, तो भी मेरा क्रम बराबर बना रहता। मैं एक महीने में 10 दिन 12 दिन तक केवल बैठने को में जाने का मेरा क्रम बना रहा। मंत्रिमंडल 3 बार के कार्यक्रम में, और मैं हर जगह, लगभग सब जगह। और ये भी नहीं है कि कोई इम्पोर्टेंट आदमी इसलिए गया, यार जैसे गरीब आदमी है या कोई SC ST का मर गया तो वो उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। मैं जाता हूँ तो सबके जाता था, 36 कौम को। 36 कौम के जाता था, और उनका अपना सांत्वना जो भी दे सकते थे। और ऐसे भी कई केसेस थे जैसे मर गया और वो खेती का काम करते हुए मर गया, उसको तो फिर उसकी फार्म भरवाना, मुआवजा उसको दिलाना। मुआवजा दिलाना, राहत दिलाना, किसी किसी के और भी कोई छोटा मोटा काम होता। तो हम गाँवों में जाने का उद्देश्य जो ये था कि वहाँ कोई न कोई आदमी नीडी होगा और वो अपने को कहेगा कि मेरे को ये मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, ये नहीं, ये फार्म नहीं भर रहा कोई, तो मैं वहीं अफसरों को बुला के काम करवाता था। बहुत बहुत मतलब तो मेरे 2 उद्देश्य हो जाते, एक तो बैठना का बैठना, और एक 5-10 लोग ऐसे गरीब जिनके भलाई हो जाती। भलाई हो जाती है। मतलब आपके ऐसे कोई सपने हैं अभी तक जो पूरे नहीं हो पाए हैं? आपने सोचा होगा भाई मुझे ये करना है मगर अभी तक नहीं हो पाया हो। देखिए सपने में मेरा ये है कि मैं अभी इस समय राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा सपना ये है कि गुर्जर समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो अभी दूर नहीं हुई है, जबकि वो होना चाहिए। हाँ, अब जैसे अपने आपके और हमारे इलाके में आप जानते हो कई इतने लोग अफीम खाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर उनको कहे कि तुम्हारे बच्चे को जो है आप अच्छी कोचिंग करा करके हाई लेवल पे पढ़ाओ, तो वो ना कर देते हैं, लेकिन अफीम तो खाते हैं। तो एक तो इस तरह की बुराइयां हैं। मतलब पैसे जहाँ डालने चाहिए, शिक्षा में डालने चाहिए, बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, उसमें नहीं, बस जो कुनीतियाँ ये नशा करके उसको खत्म कर देते हैं। हाँ, पर जो देखो तो उनको समझाने का काम करता हूँ। अब राजस्थान गुर्जर महासभा के माध्यम मेरा अधूरा सपना यही है कि गुर्जर समाज संगठित हो, संस्कृत हो, पढ़ा लिखा हो, समृद्ध हो, और पैसे यानी कि देखिए बौद्धिक, शैक्षणिक, आर्थिक और हर दृष्टि से गुर्जर समाज सक्षम समाज बने, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ मैं अकेले करने से होगा नहीं होगा,
पर फिर भी मैं करता हूँ और करता रहूंगा मरते मरते दम तक। सही बात है, मतलब लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे मुश्किल है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, जो इतना बड़ा लंबा जो मतलब ये रखते हैं फंक्शन उंगता उंगता, हाँ ये लगता सब थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, थोड़ा खर्चा कम होना चाहिए। नहीं, शॉर्ट हो सकता है साहब। अभी जैसे कुछ जिलों में असर हुआ, अब बूंदी जिले में, जयपुर जिले में वहाँ बिल्कुल नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं बूंदी जिले में कि अगर कोई मरता है तो उसके बजाय लाख 2 लाख 5 लाख रुपए वो धर्म से खर्च कर देते हैं धर्म में। जैसे स्कूल में कमरा बना दिए, कोई प्याऊ बना दिया, कोई धर्मशाला में बना दिया, कोई अस्पताल में कमरा बना दिया, वो करते हैं ऐसे। अब शुरू हुआ, लेकिन अभी वृहद स्तर पे नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। तो अब धीरे धीरे और होगा। धीरे धीरे मतलब भीलवाड़ा है, राजसमंद है, इन जिलों में अभी भी अब भीलवाड़ा जिलों में यहाँ नहीं हुआ। यहाँ हमने कोशिश की कि भाई 2 दिन के बजाय 1 दिन ही करो, एक करे। दिन और करो, सही तो बात। कुछ लोगों ने शुरू किया भी चरण है। अब कुछ गाँव में अभी भी चल भी रहा है, नहीं लेकिन ज्यादातर वो वापस बिगाड़ दिया। हमने कहा अभी मैंने ये 12 दिन की बैठक होती, इसमें तो कम से कम बंद करो। बंद करने तो चाहिए। कुछ बंद की, लेकिन वापस चालू कर दी। तब ये कुछ के समाज में जब तक थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, तबका नहीं ज्यादा बढ़ेगा, सही तब बात तक ये बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन मतलब फिर मेरे को विश्वास है कि फिर भी हम कामयाब होंगे। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि गुर्जर समाज का जो पढ़ा लिखा तबका ज्यादातर इस चीज को छोड़ेगा, तो फिर अनपढ़ भी छोड़ देंगे। हाँ, पर मतलब कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ वक्त में जो गुर्जर समाज है और अदर भी जो समाज है राजस्थान के भीलवाड़ा राजसमंद के, जो पहले के मुकाबले आर्थिक तरीके से अभी थोड़े संपन्न हैं। उनके पास मतलब अच्छा पैसा का धंधा बिजनेस अच्छा करते हैं, नौकरियां भी लगी है, मगर उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जो निचले स्तर पर अभी भी लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जो पैसे वाले लोग खर्चा करते हैं, ज़्यादा दिखावा करते हैं शादी ब्याह में, फिर ये नुंगता ये सब दहेज हो गए देते हैं। हैं। हाँ, तो ये बड़े लोग तो खर्चा कर देते हैं, पर जो बेचारे जिनकी गरीब मारे इनकम जाते कम हैं। होती है, जो खेती बाड़ी पे अपने गुजारा चलाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाती है। हाँ, जो इसलिए मैं कहता हूँ एज ए होल समाज में प्रतिबंध लगे जब जाके ये काम। नहीं तो एक गरीब आदमी चाहे कितना ही गरीब हो, खाने को कुछ नहीं हो, भले जमीन भी बेचनी पड़े, तो भी वो देखता है कि यार उसने उसके बाप का करे और क्या, तो मेरे भी मैं तो करूँगा। और वो उसके कंपटीशन आ जाता है। और कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर लोगों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, और हम कोशिश करते हैं मगर नहीं बदल पाती, क्योंकि जैसे कोरोना का टाइम था और कोई ऐसे भी लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी उस टाइम में, तो नुंगता नहीं हो पाया, हमारा जो नुंगता कहते हैं वो नहीं हो पाया था। लोग ताना मारते हैं कि भाई तेरा तो अच्छा हो गया, तेरा बाप कोरोना में मर गया, फिर बेचारा वो मतलब फिर वो जोश में आता है, गुस्से से वापस ये सब करता है। देखिए समाज के लोग तो ऐसे, एक मैं उदाहरण बताता हूँ। एक आदमी इमरजेंसी के दौरान मर गया। इमरजेंसी में सरकार की ओर से शक्ति थी कि कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, मृत्यु भोज नहीं करेगा। वो उसके बाप साथ बैठे थे बेचारे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो उस उनको इतना ताना देते थे, अगर अगर तेरा बाप तो वहाँ शमशान में मुझे मिला, मेरा खाना छीन लिया, रोटी छीन ली मेरी। अब बताओ वो कहाँ मरा हुआ आदमी वापस आया, कहाँ खाना छीना। पर कहने का मतलब है कि भाई तुमने खाना नहीं किया इसलिए वो तो भूखे मर रहा। बस मतलब तो सारी उनको दिक्कतें। बेचारों को बुरा लगा। जब इमरजेंसी हटी ना, तो दूसरे ही तीसरे ही दिन उन्होंने कर्यावर किया और 22-25 क्विंटल शक्कर की जो है लापसीर ये बना के खिलाई। तब जाके वो गांव वालों को तब जाके सुकून मिला कि अब इसका खर्चा हुआ है, तब जाके वो कहना बंद किया। अब हाँ, बताओ। इसलिए कहने के लोगों को अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है, तभी जाके समाज भी विकसित होगा और आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत भी होगा। हाँ, इसलिए हम दुखी हैं। हम कहते भाई देखो, गुर्जर समाज के समान अन्य काश्तकारी कौम कई है, लेकिन उनमें काफ़ी सुधार है। और जो लोग SC ST के अंदर आते हैं और आते हैं, तो उनमें और भी ज़्यादा सुधार लग रहा। लेकिन अभी गुर्जरों में सुधार कम है। हालांकि स्पीड तो बन रही है, पर बहुत धीमी है, टाइम लगेगा। पर मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन हम पूरे समाज को संस्कृत और शिक्षित करेंगे। उसके माध्यम से ये कुरीतियाँ भी हट जाएगी। अब जैसे नाबालिग के बजाय थोड़ा बालिगों की शादी होने लगी है, कुछ परिवर्तन आया है। चलो वापस हम राजनीतिक मुद्दों पर आते हैं। जी, तो कैसे शुरुआत हुई और किन किन कठिनाइयों का सामना करके आप राजनीति में सफल हुए? देखिए मेरे राजनीति की शुरुआत का पहले तो कोई आइडिया भी नहीं था। हम तो ये चाहते थे कि भाई मैं पढ़ूं। और फिर यहाँ जब पढ़ने आए तो संघ के, जैसे मैंने कहा, RSS के स्वयंसेवक बन गए।
फिर उनकी गाइडेंस में हम पढ़ते रहे, तो मैंने करके बीए ऑनर्स कर लिया था। बीए ऑनर्स के बाद उन्होंने कहा कि आपको वकील बनना है, इसलिए एलएलबी की। और एलएलबी करने के बाद राजनीति में तो भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने 15 साल अच्छी वकालत की, A1 वकील था। यानी मैं इतनी स्टडी करता, चाहे कोई पैसा दे या ना दे, भले कोई नहीं, किसी अगर वो कोई नहीं आता और मेरा वकालतनामा लग गया और उस कार्ड से मुकदमा खारिज हो जाए तो मेरे को वो भी शायद नहीं आता। तो मैं चाहे मोटरसाइकिल लेके जाता, उसको पकड़ के लाता कि दादा तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बदनामी होगी कि कालूलाल गुजर वकील बना और हार गया। पर वैसे वकालत है ना बहुत संघर्ष वाली होती है, क्योंकि खूब मैंने खुद ने 1 साल वकालत की है। और मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था, तो मतलब मैं खुद देखता था यार बेचारे वकील कितने परेशान हो रहे हैं, फीस के लिए परेशान हो रहे हैं, ये कागजात यहाँ से लाओ, वहाँ सबमिट लेकिन कराओ। मैंने वो सब परेशानी जेल के भी वकालत की, सक्सेस रहा। मेरा एक भी मुकदमा कभी नहीं आ रहा पूरे भीलवाड़ा जिले में से। जो जितने पहले तो कोर्ट कम थे, यही आते थे मुकदमे, तो जीता। और फिर बाद में क्या हुआ कि हमारे जो है साथी एक यहाँ भीलवाड़ा में एमएलए थे, वो थोड़ा मेरे संपर्क में थे, तो वो कभी कभी राजनीति, यार चलो चलो चलो। तो एक बार कहा यार आप भी राजनीतिक मेंबर बन जाओ। मैंने यार बन जाते हैं, हमारे क्या, बन गए मेंबर। फिर चुनाव हुआ तो संगठन में मेरे को जिला का महामंत्री बना दिया, पहली बार में बनते ही, पहले सदस्यता लेते ही। तो फिर काम किया तो कुछ इंटरेस्ट आ गया। फिर वो हमारे यहाँ देखिए मेरे आदर्श पुरुष भैरू सिंह जी शेखावत रहे, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे और वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष रहे। तो उन्होंने, उनके संपर्क में मैं आया, उनका बहुत प्रेम और बेटे की तरह रखते थे। तो उन्होंने फिर मेरे को पहली बार 85 में टिकट दे दिया बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से। मतलब बीजेपी की नई नई शुरुआत थी, तो आपको मतलब थोड़ा डर नहीं था कि भाई पार्टी नहीं है, इसको ज्वाइन करूंगा कहीं, मतलब? देखिए हमारे को तो ये इसलिए डर नहीं था कि मेरा जीते आ रहे हैं, हमारे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं आ रहे, नहीं आ रहेंगे तो वो गलत करेंगे, कर रहे हैं। और जीत गए तो अच्छा हो जाएगा ना कि भाई हमें विधायक बन गए। यार विधायक से ज्यादा बड़ी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं मंत्री बनूंगा। ये तो भैरू सिंह जी की कृपा रही कि उन्होंने मुझे 90 में टिकट दिया, जीता पहली बार, और बनते ही पहले दूसरे बुलाए गए वहां पे, और जाते ही पहले मंत्री बना दिया। 1990 में आप पहली बार चुनाव लड़े थे? हाँ, और नहीं, पहली बार 85 में लड़ा, पर 85 में तो इंदिरा गांधी मरते ही चुनाव हुए थे, जो हारना था। ओके। तो मैंने भैरू सिंह जी को कहा साहब मेरी इच्छा ही नहीं यार, मेरी तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों मेरे को देते हो टिकट। मैंने और उल्टा कहा। तो उन्होंने कहा देख तू जीतेगा नहीं अब के, लेकिन मेरे कहने से ले अगली बार तेरे को फायदा होगा। तो मैंने कहा भी चलो अपने पिता तुल्य कहा, तो मान ली मैंने बात, और चुनाव लड़ा। मतलब 85 के चुनाव में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जो उसका फायदा 90 में मिला। 90 में काम आया। फिर 90 में भारी मतों जीता, और मेरे को है ना पहले ही मंत्री बना दिया भैरू सिंह जी मंत्रिमंडल में। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपके करियर का सबसे बड़ा टर्न राउंड पल कौन सा था, जब आपने डिसाइड किया कि आपको फुल टाइम, मतलब आपने कब ऐसा डिसाइड किया कि भाई देखो अब सब काम छोड़ना है, वकालत भी छोड़ देनी है, दूसरे सब काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मुझे राजनीति में सक्रिय रहना है? देखिए राजनीति में सक्रिय रहने के लिए मैंने 85 में जब चुनाव लड़ा पहली बार, हार गया था मैं, लेकिन मेरी जान पहचान होने से मेरी वकालत में फायदा हुआ। तो मुझे ये लगा कि यार राजनीति में तो बने रहना चाहिए, इससे संपर्क रहता है और वकालत भी ज्यादा चलती। तो मैं इसलिए बना रहा 5 साल पूरा। तो अपने वकालत में फायदा लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको मतलब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो गया? वो भी एक इंटरेस्ट था कि भाई राजनीति में रहने से लोग ज्यादा परिचित होते हैं, ज्यादा संपर्क में आते हैं, तो वो मुकदमे भी लेके आते हैं। क्योंकि किसी न किसी को वकील तो बना, तो वो देखते हैं यार अपने चुनाव लड़ा और ठीक है उनके हिसाब से अच्छे आदमी, तो वो हमारे से वकालत भी हमारे लिए आते। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ा। और फिर बाद में टर्निंग पॉइंट तो ये आया जिस दिन उन्होंने मेरे को मंत्री बना दिया। उसके बाद ये लगा कि भाई अब अपने को राजनीति में ज़्यादा रहना चाहिए, और राजनीति में भी समाज का भला करने का अवसर है। क्योंकि राजनीति केवल किसी के कमा खाने के लिए भी हो सकती है, भ्रष्टाचार करने के लिए भी हो सकती है, पर मैंने आज मेरी गारंटी है कि राजस्थान में एक माई का लाल कोई नहीं मिलेगा जिससे हमने कभी 1 रुपये कोई काम कर लिया हो या कहीं पे अनुचित लाभ लिया हो। मैं बिल्कुल 100%, मैंने कहा चाहे दुनिया नहीं सुधरेगी मेरे अकेले के सुधरने से, पर मेरे को तो ये ईमानदारी से ही काम करना। तो मैंने किसी भी व्यक्ति से कोई कभी कुछ लिया नहीं, लेकिन भगवान ने मेरी इतनी बड़ी कृपा है उसकी, परमात्मा की, कि मेरा काम चल रहा है
मेरा कोई पैसे ज़्यादा मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए, मेरा काम भी चल रहा है। और सही बात है। ये मेरी यूँ मानने के सब्र का फल दिया भगवान ने। सही बात है। आज के बहुत सारे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं मगर उनको सही रास्ता नहीं मिलता, किस तरह से शुरुआत करें और क्या ध्येय लेके शुरुआत करें? देखिए, राजनीति में मेरे से अगर कोई पूछता है तो मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति में अगर आने का इंटरेस्ट है और मन से आना चाहते हो तो आप सेवा की भावना से राजनीति में आओ, तो राजनीति में भी सक्सेस होगे और सेवा भी होगी और जनता को भी लाभ मिलेगा और आपकी वाहवाही भी करेगी पब्लिक। अगर आप आ गए कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं, अगली बार टिकट मिले ना मिले, मेरा घर भरना है, तो जनता को लूटपाट करना है, सरकार के पैसों में भी गड़बड़ घोटाले करने, तो वो फिर कभी सक्सेस नहीं हो सकता। फिर वो अगर एक बार बन भी जाया गया तो वो एक बार बन के फिर जिंदगी में दोबारा नहीं आ बनता। मतलब लोगों का प्यार जीतने के लिए उनकी सेवा करना जरूरी। सेवा करो, आप लोगों को रिलीफ दिलाओ। सरकार की कई योजनाएं हैं उनको नहीं मिलती तो उनको दिलाइए, एक एक को आप तैयार करिए, और ऐसे गरीब आदमी की सेवा करना ही बहुत बड़ा धर्म भी है और बड़ा पुण्य का काम भी है। एक चीज़ और है कि किसी भी पार्टी में बहुत सारे निचले स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, बराबर? तो सब पार्टी, ऐसा नहीं कि भाजपा बीजेपी, सब पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, और वो कार्यकर्ता जिंदगी भर कार्यकर्ता ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें ना सामाजिक स्तर पर इज्जत मिलती है, ना घर वाले की डांट सुनते रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे अगर आपको स्कोप नहीं है तो? उनके लिए मेरा एक संदेश है। पहली बात तो ये कि राजनीति में आने के पहले ये सोच लेना चाहिए व्यक्ति को कि राजनीति प्योरली तकदीर का मामला, बिना तकदीर के राजनीति में कोई सक्सेस नहीं हो सकता। अब आप अभी एक छोटा उदाहरण बता दूं, हमारे राजस्थान में भजन लाल जी कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं हो कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन देखो आप राजनीति में वो धीरे पेशेंसली चलते रहे और पहली बार एमएलए बने और मुख्यमंत्री बन गए। तो राजनीति तो अब जैसे भगवान राम को रात भर अयोध्या को सजाया जा रहा है कि सुबह राजा बनाएंगे, राजा तो नहीं बने, वो गाँव ही नहीं रखा और वन में भेज दिया। तो ये है तकदीर। तो राजनीति तकदीर से चलती, इसलिए राजनीति में अगर किसी को रहना है तो पेशेंसली रहो और अपने तकदीर पे विश्वास रख के अपना कर्म करते रहो। आप सेवा करते रहोगे तो उससे तकदीर भी बदल सकती है, लेकिन तकदीर जब बदलेगी कि जब आपका काम ऐसा हो, सेवा की भावना, जब आप बेईमानी से काम करोगे, राजनीति में रहो चाहे किसी नीति में रहो, कभी सक्सेस नहीं होगे और वो सफलता नहीं मिलेगी, मन में संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। राजनीति में भी अगर ईमानदार रह के, जैसे मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में इसलिए था कि कमल का फूल जो है ऊपर रहता है पानी के और उसकी जड़ें होती है कीचड़ में, तो राजनीति रूपी कीचड़ में भी कमल की तरह हम खिल सकते हैं ईमानदारी से काम करके। तो ये भावना अगर है, प्रेरणा है, तब तो राजनीति में जाना चाहिए, चाहे किसी पार्टी में रहे भले, तो उसको सक्सेस मिलती है। वरना राजनीति में केवल ये है कि भाई यार मैं बन जाऊंगा, मेरा पद मिल जाएगा, पद का मेरे तो घर भर लूंगा, लोभ लालच हो जाएगा, मेरी इज्जत ही बढ़ जाएगी, तो उससे बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ और है कि जो कार्यकर्ता होते हैं गांव में, कस्बे में, शहर में, जो भी कार्यकर्ता रहते हैं भाजपा, कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी के, तो चलो बड़े नेता तो ठीक है, कोई तीखे प्रहार करते हैं, साथ में बैठ के डिनर भी कर लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, पर जो कार्यकर्ता होते हैं भाजपा या कांग्रेस, वो अंदर अंदर कभी मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, मतलब दुश्मन समझ लेते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई गांव में रहते हो, एक गांव में रहते हो तो भाईचारा, मतलब मेरा ऐसा कहना है कि राजनीति में अगर कोई नफरत करता है तो उसको राजनीति में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सक्सेस ही नहीं होगा। फिर क्या फायदा राजनीति में रहे भी सही और सक्सेस नहीं हो। राजनीति पेशेंस से होती है, राजनीति में सहनशीलता होनी चाहिए, राजनीति में भयंकर सहन। देखो कार्यकर्ता कहीं काम करता है, कोई भी आदमी मिलता है और वो आपसे अपेक्षा रखता है कि आप कार्यकर्ता हो, आपने चुनाव में वोट लिए पार्टी के लिए, भले खुद के लिए नहीं तो भी पार्टी के लिए लिए, तो वो ये उम्मीद रखता है कि ये मेरा काम भी कराएगा। अब काम कराने के लिए वो तो आएगा, लड़ेगा, वो यार मेरा ये काम नहीं, यार छोटा सा काम नहीं हुआ, तो आपको पेशेंटली सुनना पड़ेगा और उनकी बात का निराकरण कराना पड़ेगा। और अगर कोई उखड़ जाए कि नहीं हमारा ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों ये करे वो करे, तो फिर
राजनीति में वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, और दुश्मन पैदा कर लेंगे, आलोचक पैदा कर लेंगे, और उसको कभी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए राजनीति में रहना ही नहीं है तो वो ठीक है, रहो तो फिर ये मतलब गांव में रह रहे हो तो भाई सब भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई आम आदमी पार्टी हो, मतलब सब एक होके रहना है, सबसे स्नेह रखो। हाँ, सबसे स्नेह रखो। दुश्मनी तो पैदा करो ही, राजनीति में दुश्मनी चलती नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन क्या उस किसी मान लो दूसरी पार्टी का उसने किसी अन्य पार्टी में वोट दिया आपकी इच्छा के विपरीत, फिर भी अगर वो कोई काम लेके आए तो आपकी जिम्मेदारी है कि सत्ता आपकी है तो आप उसका काम करवाइए, और करवाओगे तभी आप जो है ऊंचा स्थान प्राप्त करोगे। एक सवाल हमारा और है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे आपको खुद को ऐसा लगा हो भाई मुझसे गलती हो गई, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, जहाँ तक मेरी जानकारी मैं बहुत ही सोच समझ के ही करता हूँ, और मेरे कोई आलोचक भी नहीं हो सकते ज़्यादा। कोई एक आदमी बिना ही बात के दुश्मनी मोल ले जिसका तो क्या है भाई। सही बात है। आपको अपने पेशे में किस काम से ज़्यादा नफरत है? आप जो काम कर रहे हो राजनीति में? मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है ये रिश्वतखोरी से, और हक छीनती है रिश्वतखोरी किसी का। हाँ, जो हर चीज़ में पैसा खाते हैं काम, और पैसा खा के भले काम कराने की इच्छा रखते हैं, वो सबसे बड़ी गंदी बात है। और राजनीति में चाहे किसी को, वैसे यहाँ वकालत भी करते हैं, तो वकालत में भी कई लोग हैं झूठ बोल के पैसे खाते हैं, मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा, वो करने में खाने वाले तो इस इन एवरी सेक्टर करप्शन है। लेकिन मुझे करप्शन से सख्त नफरत है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में न किया, न मैं कभी सहन भी नहीं किया। इसलिए मैं तो आज भी हमारी पार्टी का ही, और अगर कोई खाता तो मैं कहता हूँ इसके खिलाफ कार्रवाई करो, साले इसको अंजाम तक पहुँचाओ, इसको सज़ा तक दिलाओ। सही बात है। तो हमारा एक बहुत ही खास सवाल है कि आपके लिए समाज पहले है या राजनीति? क्योंकि आप जब से मंत्री बने हैं तब से लोगों का कहना है कि भाई मंत्री बनने के बाद आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया है, लोगों का कहना है। आप ही के समाज के ये देखिए, समाज के लिए हमने क्या किया उसका तो बखान करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने किया तो कोई एहसान नहीं है समाज का, हमारा काम था और हमने समाज के लिए किया। पर सबसे बढ़िया इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि इससे ज़्यादा क्या समाज को प्रायोरिटी मिलेगी कि जब राजस्थान में गुर्जर समाज का आरक्षण का आंदोलन चला और एक दिन में हमारे लोग मारे गए। हालांकि आरक्षण का आंदोलन भी उस समय गलत था, हमको एसटी का आरक्षण केवल केंद्र सरकार दे सकती, राज्य सरकार नहीं दे सकती, ये हमको पता था। और राज्य सरकार ने यह कहा भाई हम तो एसबीसी बढ़ा के और ओबीसी में दे देंगे, भले बाकी एसटी में नहीं दे सकते। पर उसके बाद भी समाज के लोग नहीं माने और एक दिन पे वो जाम लगाया और लोग मारे गए, गोली से भून दिए गए। तो उससे जब समाज के लोग मरे तो हमारे मन में पीड़ा हुई, और मैं पहला व्यक्ति हूँ राजस्थान के, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, कैबिनेट मंत्री होते हुए भी मैंने इस्तीफा दिया कि हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ, गोली चली जो। तो इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ, और मैंने इस्तीफा दिया। 8-10 दिन तक इस्तीफा दिए रखे, लेकिन दूसरे दिन फिर कर्नल जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने समझौता कर लिया और एक चोपड़ा कमेटी बना दी। भाई कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद फैसला होगा। तो फिर हमने सोचा यार अपन तो लड़ाई लड़ने के लिए आए इनके साथ में, और ये समझौता ही कर लिया बिना पूछी, तो फिर हमारा फिर उस इस्तीफे का क्या मतलब। तो फिर हमने वापस ले लिया इस्तीफा। वरना मैं कहता हूँ ये एक ऐतिहासिक जो है मेरा स्टेप था कि पहला आदमी मैं जो कैबिनेट में मंत्री होते हुए भी मैंने समाज के लिए इस्तीफा दिया। इससे ज़्यादा और क्या प्रायोरिटी समाज के लिए हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलो, पिछली बार सरकार ने आपको टिकट नहीं दिया 2023 में, फिर भी आप अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, तो क्या ऐसी वजह है जो? मैं पार्टी के साथ मन से हूँ, मैं कोई लोभ लालच या कोई कारण से नहीं हूँ। इसलिए अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया और हमारे साथ एक तरह से न्याय नहीं हुआ तो भी हम सहन करते हैं, क्योंकि पार्टी है, जब पहले दिया था इतनी बार भी तो दिया था। अब कि ठीक है समीकरण नहीं बना, हमारे को नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर भी हमने कोई बगावत नहीं की। हमने पार्टी के जिसको टिकट मिला उसको जिताया, और बाकी
मैं भी शायद निर्दलीय लड़ता तो पार्टी को हरा सकता था। सही बात। तो अब अगर पार्टी आपको फिर से टिकट देती है, विधायक आप बनते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपके मन में रहेगा कि भाई ये काम मुझे करना है और मैं करना चाहूँगा? देखिए समाज मेरे को अगर वापस कभी मौका मिलता है तो मैं जो है विकास के काम तो जो हमेशा होते हैं वही करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। पर मेरे को अगर मंत्री बनने का भी मौका मिलता है, एमएलए बनने का भी मौका मिलता है, तो मैं उस पद के माध्यम से हमारे समाज के हजारों पीड़ितों की सहायता करूँगा कि हमारे उस पद की वजह से किसी गरीब का एडमिशन कराना, किसी न किसी का कैसे भी करके जो काम नहीं हो रहे उनको कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपको लगता है आप इतने सालों से पार्टी के साथ जुड़े हो तो केंद्र से आपको और कोई जिम्मेदारी दी जाए? देखिए मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से देनी चाहिए क्योंकि हमने ईमानदारी से और बढ़िया काम किया। और मैं जब पंचायत राज मंत्री था तो आपको आश्चर्य होगा कि पंचायत राज के समय केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी की, और यहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद भी मेरा काम इतना अच्छा था कि भारत सरकार ने हमारी बढ़ाई की और 5-5 सब्जेक्ट में हमको अवार्ड दिया, राजस्थान को। वाटर साइड में इंडिया टेक अवार्ड दिया हमको, ये नरेगा में अवार्ड दिया, हमारे कलेक्टरों को इनको सम्मानित किया, मेरे को भी सम्मानित किया, और इंदिरा आवास में भी हमारे को सम्मान मिला, और भी कई योजनाएं जिसके अंदर हमने, तो हमारा काम सर्वश्रेष्ठ था। बल्कि हमारी जो मीटिंगें होती थी पंचायत राज मंत्रियों की, तो उसमें केंद्रीय मंत्री ने कई बार कहा अरे इनसे सीखो, तुम नहीं काम नहीं करना जानते तो कैसे करते हैं, राजस्थान से सीखो, ये कालूलाल जी बैठे हैं इनसे सीख के जाओ कि कैसे काम करते हैं। तो बड़ी खुशी हुई मेरे को, और हमने इतना अच्छा काम उस समय जो है कांग्रेस के राज में भी किया। तो अब मौका मिलेगा तो हम और अच्छा करेंगे और हमारे काम से लोगों को राहत देंगे। चलो, पंचायती चुनाव पिछले साल होने वाले थे मगर अभी तक नहीं हो पाए और लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्योंकि बहुत सारी पंचायत में ऐसे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है, तो नया चेहरा चाहते हैं मगर चुनाव ना होने की वजह क्या है और कब हो सकता है? ये सही है कि अभी थोड़ी ये कमी रही है। क्या पंचायत सरकार ने पहले पुनर्गठन पंचायतों के करने की चक्कर में रह गए, तो 12 महीने 1.5 साल उसमें लग गया। और फिर बाद में हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि भाई आप ओबीसी का आरक्षण जो है नहीं दे सकते जब तक कि ओबीसी आयोग नहीं बने, आयोग की रिपोर्ट नहीं आए। और ओबीसी का आयोग बनाया तो हमारे पास जनगणना नहीं है, जनगणना में आंकड़े नहीं है ओबीसी की कितनी जनसंख्या है, इसलिए ये एक पेच फंस रहा। अब इसमें तो यही हो सकता है कि ये जनगणना जल्दी हो जाए तो जनगणना के जो आंकड़े आ जाए तो उसके आधार पे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बन जाए और फिर हम आरक्षण ओबीसी को भी दे सकते हैं और चुनाव करवा सकते हैं। अब एक मिस्टेक मेरी मतलब ध्यान से हुई है कि ये अगर परिसीमन नहीं करके डायरेक्ट भी चुनाव करा देते हो जाते, जैसे आपके गुजरात में भी हुई है, आपको ध्यान कुछ दिनों पहले हुए। हाँ। तो गुजरात में तो हो गए, वहाँ भी ओबीसी का तो है, ओबीसी का आंकड़े तो है नहीं, जनगणना वहाँ भी कोई हुई नहीं, वो तो पूरे देश की होगी जनगणना, लेकिन वह चुनाव हो गए। तो पहली बात तो क्यों हुए, कैसे हुए, उस पर स्टडी राजस्थान सरकार को भी करानी चाहिए और उस पैटर्न में अगर हो सकता है तो कराना चाहिए। नहीं तो फिर ये चुनाव होगा जब हमारे यहाँ जनसंख्या के आंकड़े, जनगणना के आंकड़े नए आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब बीजेपी पे लोग आरोप लगाते हैं, दूसरी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी इलेक्शन में गड़बड़ करती है, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए ये सफ़ेद झूठ है। जो व्यक्ति कहते हैं ना कि भाई खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हाँ। तो जब होती है तो व्यक्ति किसी न किसी पे मरता है हार को। सही तो और वोट चोरी हो गए, ये बीजेपी ने वो कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, सारी फालतू की बातें। जब आपके लोग जीतते तो क्यों नहीं कहते? अभी केरल में कांग्रेस की सरकार बन गई, कहते हैं वहाँ पे वोट चोरी हो गए, वहाँ तो आपने चोर लिए, और बंगाल में हमने चोर लिए। ऐसे कभी होता है क्या? ये बचकानी बातें हैं। ये राहुल गांधी जैसा पप्पू कहता है, और मैं तो राहुल गांधी को सीरियस मानता भी नहीं हूँ। राहुल गांधी जैसा बचपन वाला बच्चे टाइप जो है व्यक्ति, पप्पू जिसको कहते हैं, वो कभी
कांग्रेस को अच्छा तो नहीं करेगा लेकिन डुबो के ही जाएगा। मतलब डुबो दिया है और ये कांग्रेस का अंतिम शासक साबित होगा, जैसे वो मुगल सल्तनत में हुआ था ना, उसी तरह से ये होंगे। और मैं कहता हूँ कि ये कांग्रेस डूबेगी। ऐसा करने आप कैसे कह सकते हो कि ये हो गया वो हो गया? अरे ईवीएम खराब, पहले ये भी कहा ईवीएम खराब। ईवीएम आपने लागू किए, आपके पिता राहुल गांधी के पिताजी ने लागू किए, हमने थोड़ी की, शुरू ही उन्होंने की। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में जब बटन दबते हैं तो उसके बाद तो उसमें कोई किसी से लिंक ही नहीं है, कोई इंटरनेट से भी लिंक नहीं। इंटरनेट से लिंक हो तो भाई हैक भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो हैक भी नहीं हो सकती। एक कुछ लोगों ने कहा कि हम हैक कर लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाओ भाई तो हैक करके बताओ। आज दिन तक नहीं कर पाया कोई, क्योंकि वो तो मशीन है, पड़ी हुई है, वो कोई नेट से तो जुड़ने, उसमें तो बटन दबाओ और वो किसको वोट देना जो उसमें काउंट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। और ये है ना, वो विपक्ष का गलत आरोप है जिसमें कोई सार नहीं है। बीजेपी फेयर चुनाव कराती है, फेयर ही होते हैं। सही कहा आपने। तो इतने सालों बाद बंगाल में जो बीजेपी की जीत हुई है, और कहा जाता था कि भाई ममता को यहाँ से हराना बहुत मुश्किल है, मगर बीजेपी ने फिर भी जीत हासिल की। और इस बार ज़्यादा कोई हो हा कुछ ज़्यादा ये भी नहीं हुआ। और बीजेपी की जीत के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, बीजेपी की जीत तो निश्चित थी, होनी ही थी, क्योंकि वहाँ पर जो ममता बनर्जी है उसने, और पहले कम्युनिस्टों ने और उसके पहले कांग्रेस ने अपीचमेंट की पॉलिसी बहुत ज़्यादा चलाई, यानी तुष्टिकरण की राजनीति की। वहाँ मुसलमानों को सर्वे सर्वा मान के हिंदुओं को दोयम दर्जे का मान रहे थे। वहाँ कालिका मैया की वो जुलूस नहीं निकलेगा, राम जी का जुलूस नहीं निकलेगा, राम नवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, सारे प्रतिबंध लगा दिए। और मुसलमान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम। तो इससे अंदर ही अंदर एक आग जो है विरोध की वहाँ पे जल रही थी हिंदुओं में, और उसी आग को बीजेपी ने जगाने का काम किया। इसलिए बीजेपी गए बार भी उसके पहले 3 सीटें थी, तो गए बार के चुनाव में 77 हो गई। तो उससे ही लग रहा था कि नेक्स्ट में ये थोड़ी और लग जाएगी। जबकि ये दादागिरी से जीतते थे, लोगों को दबा के रखते थे, डरा के रखते थे, और मार काट चुनाव जीतने के बाद भी करते थे। तो लोग इतने भय व्याप्त थे कि भाई वोट इसके टीएमसी के अलावा नहीं देना। लेकिन जब लोगों ने 77 सीटें दी, तब बेचारों ने सहन तो किया काफ़ी कुछ, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, पर उसके बाद भी सक्सेस हो गए। तो अब के इस बार जनता में पूरा उबाल था, और इसलिए ये जो जीत है ना, ये केवल बीजेपी की जीत नहीं, बीजेपी की तो मेहनत है, लेकिन ये जीत भगवान ध्वज की है, हिंदुत्व की है। और हिंदुत्व के कारण से ही लोगों में इतना जोश आया कि इतनी सीटें, 207 सीटें बीजेपी को जीता दी। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलो, अभी पिछले 3 टर्म से पीएम मोदी हैं, तो अब जो अगला चुनाव होने वाला है, तो कोई दूसरा ऐसा चेहरा है जिसे लेके बीजेपी चुनाव लड़ सकती है? अरे हमारे बीजेपी में कोई चेहरे की कमी नहीं है। सबसे बढ़िया बेस्ट चेहरा है योगी आदित्यनाथ जी, जो वहाँ मुख्यमंत्री रह गए, अब ये पीएम बन जाएंगे। पीएम के कैंडिडेट वो हैं। मेरे हिसाब से तो बेस्ट कैंडिडेट है वो। हालांकि पार्टी की कोई ऑथराइज नहीं है, लेकिन मुझे अगर कोई पूछे कि भाई पीएम किसको बनाना चाहिए, मोदी को जब भी हटे, तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी को बनाना चाहिए, ताकि वो उन्होंने जिस तरह से कुछ इसमें उत्तर प्रदेश में कंट्रोल करके और उत्तर प्रदेश का स्वरूप निखार दिया, तो वैसे पूरे देश को ही सुधार देंगे। बहुत अच्छी बात। तो एक सवाल और है कि अगला जो चुनाव होगा, तो कांग्रेस की ओर से चेहरा आप किसका देख रहे हैं पीएम के लिए? राहुल गांधी का, या फिर सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए? देखिए, मौका तो किसी को मिलना चाहिए, लेकिन हमारे चयन से तो कोई मौका मिलता नहीं है। हमको जो लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि जब तक सोनिया गांधी का प्रेम पप्पू पे है, तब तक किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा, उसी को बनाएंगे, और फिर कांग्रेस गर्त में जाती रहेगी। कांग्रेस को पप्पू कभी, यानी कि राहुल गांधी उबार नहीं सकते,
कभी उसको सत्ता में कांग्रेस को नहीं ला सकते और ऐसा ही चलेगा। और ये तो मैं तो कहता हूँ कि पप्पू का जो व्यवहार और जिस तरह का कार्य करने का तरीका, वो बीजेपी का स्टार प्रचारक की तरह काम करता हो। तो बीजेपी वाले भी यही चाहते हैं कि भाई वही पप्पू चेहरा बना रहे और बीजेपी आराम से जीतती रहे बिना मेहनत की। पायलट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पायलट मतलब साहब राजनीति में पायलट साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पायलट के साथ कई बार मौका आने पर भी अन्याय हुआ। जब मैं कहता हूँ कि पायलट को 6 साल तक मेहनत करके पायलट ने राजस्थान में सरकार बनाई, और माननीय अशोक गहलोत जी तो यहाँ आए ही नहीं राजस्थान में 6-5 सालों में एक भी दिन, लेकिन पायलट की मेहनत से सरकार बनी और बनते पहले आ गए दिल्ली से और फट से मुख्यमंत्री बन गए। फिर बाद में कहा कि इनको 2 साल 2.5 साल बाद में इनको बढ़ा देंगे। उसके बाद 2.5 साल भी निकल गए। फिर ऊपर वालों ने बनाने के लिए बात करी तो सारी सरकार को ही वहाँ ले गए होटलों में, और अशोक गहलोत जी ने अंततोगत्वा पायलट को क्रश कर दिया। और पायलट भी राजनीतिक मूर्खता की, जब हिम्मत ही नहीं थी, इतने इनके पास संख्या नहीं थी, तो उसका बगावत करने से भी कोई लाभ नहीं था। तो पायलट साहब की भी उसमें जो है ना सूझबूझ अच्छी नहीं रही। लेकिन ये बात है कि एज ए मैन पायलट बढ़िया आदमी है, और कांग्रेस को उनको ही उनका ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। हालांकि ये बात उनकी है, कोई करे नहीं करे, पर एक सामाजिक तौर पर एक प्रश्न है। पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं, मगर अभी थोड़े दिन पहले एक धार्मिक स्थल पर गए थे, देवनारायण जी का धार्मिक स्थल था, तो उन्होंने देवनारायण भगवान का जयकारा भी नहीं लगाया, अपने मुंह से देवनारायण जी का नाम भी नहीं लिया। तो क्या ऐसी वजह है जो मतलब? देखो, पायलट को गुजर नेता मानना मूर्खता है गुजरों की। पायलट गुजर नेता नहीं है, पायलट कांग्रेस नेता है। इसके पिताजी थे राजेश पायलट जी, वो भी कभी गुजर समाज की मीटिंग में नहीं जाते थे। और जहाँ ये बोर्ड लग रहा कि भाई गुजर समाज की मीटिंग, तो वहाँ कहते नहीं इसको किसान की मीटिंग करो, तो मैं उन्हें तो अंदर नहीं जाते। पायलट साहब कहते थे। और आज वाले पायलट भी कहते हैं कि नहीं नहीं किसान सम्मेलन रखो, तो मैं आऊँगा, नहीं तो गुजर समाज के सम्मेलन में नहीं आऊँगा। अब ये हालांकि ये उनकी भीरुता है, उनका डर है। अब हम तो चौड़ी छाती के आदमी हैं। राजस्थान गुजर महासभा के प्रदेश मैं कैबिनेट मंत्री था 3 बार, 2 बार, एक बार तो पहले दूसरा थे। जब मैं मंत्री बना और उसके पहले राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बढ़ गया था बीजेपी राजस्थान गुजर महासभा, तो उसके बाद मैं मंत्री होते हुए भी राजस्थान गुजर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बना रहा और गुजर समाज की मीटिंग में आता जाता रहा। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। मतलब उनको तो ऐसा पायलट था, पर वो पायलट तो अलग संस्कृति, क्योंकि कांग्रेस में रहने से उनको ये भय है कि कांग्रेस ही नाराज हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं आएंगे। जब तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे तब तक पायलट गुजर समाज के नाम की मीटिंग में भी नहीं आएंगे, देवनारायण जी के जयकारा भी नहीं लगाएंगे, देवनारायण जी का हाथ जोड़ देंगे भले, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि भाई अगर के मानते ही नहीं कि भाई मैं गुजर हूँ, कभी अपने मुंह से निकाला भी नहीं है। नहीं मानते हैं। ज़्यादा कोई गुजर कहता है सर मैं गुजर हूँ, आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो वो कहता है गुजर क्या करते हो, सभी लोग मेरे लिए तो सब बराबर है। सब ये तो बराबर है। गुजर ही है जो है, इनको गलत फहमी से मान रहे हैं जैसे गुजर हमारा गुजर समाज क्या है। गुजर समाज ये गलत फहमी है। ये कांग्रेस समाज के हो सकते हैं पर गुजर समाज के नहीं हो सकते हैं। पायलट वो पायलट जी थे, नहीं ये पायलट जी। सही बात है। अब लोग फिर भी आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं, हमें गुजर है इसलिए सपोर्ट करते हैं। ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई इंसान जिनसे प्रेरित होकर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचा हो? देखिए, मैंने बताया कि मेरे को आगे बढ़ाने में जिनकी प्रेरणा मिली वो थे भैरव सिंह जी शेखावत थे। और राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई मानते तो जिनकी हम अच्छी इज्जत करते थे, जिनके जीवन से प्रेरणा लेके आगे बढ़े, तो वो थे अटल बिहारी जी वाजपेयी। अटल जी का जो वक्तव्य था, उनका भाषण, उनका सोच, उनका विचार, वो हमको बहुत प्रभावित करता था। और अटल जी विश्व के अंदर हिंदी के माने हुए भाषण देने वाले थे, शायद कोई ऐसा वर्ल्ड में कोई नहीं था
ऐसा माना जाता था। तो वो तो राष्ट्रीय स्तर पर, बाकी हमारे तो भैरव सिंह जी की वजह से हम बढ़े, और मेरे को तो अच्छा लगा, और उसके कारण से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बहुत बहुत अच्छी बात। एक और सवाल है जो आज के युवाओं के लिए है, जो सोशल मीडिया के ज़माने में रास्ता भटक रहे हैं, अपने गोल से हट के दूसरे कामों में लगे हुए हैं, हवाबाजी करना, घूमना फिरना, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि गुर्जर समाज में सबसे बड़ी दिक्कत या कमी हमें जो एक महसूस हो रही कि गुर्जरों को कुछ नेता ऐसे गुर्जर समाज के जो भाषण दे दे के उकसाते हैं, उनको क्रिमिनल बनाने की ओर अग्रसित करते हैं, क्राइम करने के लिए उत्साहित करते हैं। ये बहुत गंदी है, बहुत खराब प्रथा है, बहुत गलत बात हो रही है। इसलिए समाज को भी अभी आवश्यकता है अपनी इस बात पे ध्यान देने की कि गुर्जर समाज के बच्चे अपराधी नहीं बने, गुर्जर समाज के बच्चे गुंडे नहीं बने, और सुसभ्य और संस्कृत व्यक्ति बने, अच्छे मेहनत करके अपनी कमाई करके रोजी रोटी चलाए, और अच्छा पढ़ करके अपनी इज्जत कमाए, अच्छी नौकरी करे, अच्छे पदों पर जाए, या राजनीति में रहे तो मूल्यों की राजनीति करके और आगे बढ़े। तो ये आज ज़रूरत है भाई, क्योंकि जो अभी देख रहे हैं कि रोज़ अखबार में छपता है ये आज तस्कर पकड़ा गया अफीम का, तो उसमें कोई एक गुजर मिल जाएगा, आज इतने बदमाश पकड़े तो उसमें भी गुजरों का नाम आ जाएगा, आज यहाँ लड़ाई झगड़ा करने में इतने लोग पकड़े गए तो उसमें भी गुजरा। तो गुजर जो है अभी जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ क्रिमिनल काम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, और इससे गुजर समाज की बदनामी होती है। कई जगह गुजरों का नाम लेने से भी लोग बाग खतरा हो रहे हैं, और गुजरों को दूर ही रखो अपने, तो कोई रुपए उधार नहीं देते हैं, कोई मकान किराए नहीं देते हैं, ऐसे कई ऐसा वातावरण बन रहा है जो मैंने देखा। तो मैं तो जहाँ जाता हूँ लोगों को और नवयुवकों को कहता हूँ भैया ये फालतू की बातें छोड़ो और अच्छे काम में लगो, और IAS IPS और ऐसे आगे बन करके और अपने समाज का भला। देखिए, एक ऊंचे पद पर एक गुजर जाएगा तो 10 गुजरों को भला करेगा, राजनीति से भी होगा और वो सरकार की जो है अधिकारियों की नीति से भी कर देगा। तो अन्य जातियों को भी मैंने देखा, अन्य समाजों को, उनके लोग इसीलिए ज़्यादा ऊंचे पदों पर है कि उनके समाज के नेता भी उनकी से मदद करते हैं और अफसर भी करते हैं। अब हमारे तो नेता अगर एक आध है तो कभी बाई दी वे कर रहे, पर अफसर तो है ही नहीं तो अफसर की तो जगह खाली है, इसीलिए उसको भरना चाहिए। सही बात है, इसीलिए सही गोल होना चाहिए जिंदगी में कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बिल्कुल, हमारे समाज को के लोगों को सुसंस्कृत करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, और पहले से उनका गोल तो ये होना चाहिए कि भाई मुझे इस फील्ड में बेस्ट करना है। हाँ। तो ऐसी कोई ख्वाहिश है जो आज तक आपकी पूरी नहीं हुई कि भाई मुझे ये चीज़ करने के पर अभी तक हो नहीं पाया हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं है जो मैं सोचता हूँ कि मैंने कोई सोचा और नहीं हो। और अगर कोई है तो यही है कि मेरे समाज का जितना भला होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया, और उसकी कमी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। राजस्थान गुर्जर महासभा के माध्यम से भी कर रहे हैं, सरकार के अंदर नहीं है, अभी मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सरकार वाली पार्टी में हूँ, इसलिए जो मैं मदद कर सकता हूँ करता हूँ, और गुर्जर समाज को सुधार के और अच्छा समाज बनाए, बस यही मेरी इच्छा है। और यही कमी भी लगती मेरे को कि नहीं हुआ ये काम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज के लिए, लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बातें कही। घूमने का शौक है, मतलब कहीं ऐसा ख्वाहिश है कि भाई मुझे? देखिए, घूमने का मुझे शौक है और मैं घूमता रहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के सभी बड़े तीर्थ वगैरह सब जगह गया हूँ, और 7-8 विदेश में भी 7-8 देशों में घूम गया हूँ। मतलब ऐसा कोई बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप बार बार जाना पसंद करते हो, भाई इस जगह पर मुझे मतलब आनंद आता है, मन को सुकून मिलता है? ऐसा तो कोई स्थान नहीं, सभी स्थान मेरे को तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाहर जाके या दूसरी जगह जाके देखते हैं
तो सारे स्थान बढ़िया लगते हैं। अब मैं तो अभी एक स्थान अपने नीम करोली बाबा का वहाँ दिल्ली के आगे है, दिल्ली के आगे है ना दिल्ली शायद, के आगे क्या वहाँ उत्तराखंड में है वो, उत्तराखंड में। और हाँ नैनीताल जिले में है। तो वहाँ गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहाँ शांति मिलती है सुकून और मिलता है। सुकून मिलता है। भोजन में क्या पसंद, सादा और सिंपल ही खाते हैं? बाकी तो भगवान देवनारायण के भी कुछ बड़े अच्छे स्थान हैं जहाँ जाने से भी अच्छा लगता है। सोई बोझ है, मालाश्री सोए डूंगरी, भोज मालाश्री है, बोझा बाईरा है, भोजा पायरा है, और अभी आप और ये दाता जी का देवरा है, जैसे वो फरना जी का देवरा, ऐसे है कई जगह। जोधपुर का है। बहुत। तो किताबें पढ़ते हैं आप, किताबें पढ़ना पसंद है? किताबें मैं पढ़ता हूँ, और ज़्यादा तो नहीं, पर समय मिलते तो उतने पढ़ते हैं। और कुछ जो लोग नई नई ऐसे लिखते हैं तो उनको भी देखता हूँ। और एक हमारी गुजरों की एक पत्रिका निकालते हैं हम, राजस्थान गुजर महासभा से, तो उसको भी मैं पढ़ता हूँ। और उसको पढ़ना चाहिए, मैं तो प्रेरणा भी देता हूँ लोगों को भी पढ़ो। और उसके कोई सदस्यता शुल्क नहीं, 5100 रुपये देने पर जिंदगी भर आती रहेगी वो। ओके, हर महीने? हर महीने में आती है, बाकायदा आती है। तो 5100 तो आप ऐसे भी खर्च कर ही देते हैं कहीं ना आपको कहीं। भी अभी एक पुस्तक देता हूँ जो आप भी पढ़ना और देखना, पुरानी है पर ऐसे, और उसके सदस्य भी बनना। पक्का पक्का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी कोई जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, जो भी वीडियोस है, सब समाज के लिए, सबके लिए, सतीश कौम के लिए, ऐसा कोई मैसेज? ये गुर्जर समाज का तो मैंने इसलिए कहा कि इतना पिछड़ा समाज है, अन्य समाजों के मुकाबले, इसलिए आगे आना चाहिए। बाकी ये बात सब समाजों के लिए भी लागू है कि सब समाजों में अच्छे लोग बने, संस्कृत के लोग तैयार हो सभी समाज में, और आगे अच्छे पढ़ाई करके अच्छा जीवन यापन भी करें, अच्छा धंधा करें और अच्छा नाम करें। जो भी ये ज़रूरी है कि समाज का नाम तो अच्छा काम करने से होगा। तो ये मेरा आग्रह ये है कि सबको बराबर अपना हक मिलेगा, और वो जब मिलेगा जब हम पढ़ लिख करके और होशियार होंगे। नहीं तो ये तो सदैव की रीति रही है कि वाजिब हक को भी लोग खा जाते हैं। सही बात। क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं है और जागरूकता नहीं है, तो उनके हकों को लोग खा जाते हैं। आज गाँव के अंदर जो गरीबों पर अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि वो उनमें इतनी ताकत है नहीं। किसको ये कहता है तू चाहे पटवारी के पास जाना भाई, तेरे को खाता ही निकल दे, अरे साहब वो तो देते ही नहीं, अरे साहब वो तो मेरे को, और डरते बहुत से ऐसे जैसे कोई पटवारी खा जाएगा। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो सरकारी मुझे कामकाज होते हैं हाँ, वो मतलब लोगों को उसमें परेशान मुझे करते लगता हैं? है कि समाज का सरकार का भी उसमें कमियां है। सरकार के लोगों के द्वारा भी उनका शोषण हो रहा है, और फिर हमारे समाज के लोग भी उनको सबल नहीं बना रहे हैं। हमारे समाज का मतलब सभी समाज के। तो सब समाजों को मेरी ये आग्रह है कि व्यक्तियों का भला करके, व्यक्तियों को सशक्त बना करके, व्यक्तियों को पढ़ा लिखा के और बनाए, ताकि वो अपने हक को पहचाने। और जो राम राज की जो कल्पना है वो पूरी, राम राज में क्या था, जिसकी जो बनती है वाजिब हक वो उसको पूरा मिलना चाहिए। आज गरीब का हक दूसरे खा जाते हैं, ये गलत। हालांकि मोदी जी के आने के बाद बहुत फर्क पड़ा। देखिए पहले राजीव गांधी ने खुद कहा था कि भाई मैं क्या करूँ, मैं तो गरीब को 100 रुपये भेजता हूँ, जो 15 रुपये ही मिलते हैं, 25 लोग खा जाते हैं। अब मोदी जी ने खूब चेक लगाया, तो आज वो अगर 100 रुपये भेजते तो 100 के 100 ही उसके खाते में चल जाते हैं, बीच में खा नहीं सकता कोई पैसे। पहले तो ट्रांसफर होते थे जो खा जाते थे, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गए, सारा जो है ऑनलाइन हो गया। जो आपके साग सब्जी रोटियां उनको पैसे कैशलेस अर्थव्यवस्था चालू हो गई। तो ये बहुत बड़ा है, बढ़िया लाभ है, और इसके कारण से ही गरीबों को लाभ मिल रहा है। अब जैसे सबके लेटरिन बनवाई, चूल्हे गैस के फ्री दे दिए, और जिनके बिजली नहीं थी तो बिजली भी लगा दी, और गेहूँ फ्री दे रहे हैं। तो ये सारे टाइम पे मिल रहा है। तो ऐसा ही मिलता रहा तो आने वाले टाइम में सबल बन जाएंगे लोग, और फिर अपना वाजिब हक मांगेंगे। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। आपने मतलब इतनी अच्छी अच्छी और प्रेरणादायक बातें कही जिससे लोग अपनी ज़िंदगी में उतार के बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और आपसे भी विनंती है कि साहब ने जो जो कुछ भी कहा है वो अपनी ज़िंदगी में उतारिए, और सफल बनने के लिए किस्मत तो चाहिए, मगर सबसे ज़्यादा सबसे पहले मेहनत चाहिए। अगर आप कोई एक टारगेट लेकर चलोगे ज़िंदगी में और उसे अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करोगे तो किस्मत आपको ज़रूर साथ देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर। थैंक यू। थैंक यू साहब।